एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप दैट यू विल ऑल फाइन। एज यू नो, योर term 1 examination is going to be held in this month from 30th November. That's why you should be prepared for this examinations. And in this series we have to talk about the biology class 10th, and the chapter is life process, and our part 5 is related to the transport topic. And the question is are of very short answers, and after this I will provide you the MCQs of the same topic. That's why you should consider this is very important video for your examination. And the previous videos are uploaded successfully, that is also related to this chapter, that is life processes, and different topics are included. And I have post a video that is the basic topic of digestion with the help of flow diagrams. And after seeing the video you have to find you feel very easy to solve the questions related to the digestion topics. तो जितने लोगों ने भी वीडियोस नहीं देखी हैं या फिर क्लास 10th की सारी वीडियो अपलोडेड हैं इस लाइव प्रोसेस की, वो जाके पिछले वीडियोस में या लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, या फिर प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ से भी आप जाके वीडियोस देख सकते हैं, और इसके बाद आप इजीली क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ये क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट आंसर्स पैटर्न पे हैं, और इनके बाद जस्ट MCQs आपको मिल जाएगा इस चैप्टर का, और उसके बाद केस स्टडी के एक दो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा जिनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा MCQ फॉर्म में। तो जितने लोगों ने भी वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस को देख लें, बल्कि कोई भी वीडियो मिस करेंगे तो फिर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे, जिसके वजह से आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिनसे सभी स्टूडेंट्स तक, स्पेशली क्लास 10 तक ये वीडियो अवेलेबल हो पाए और आप इसका फ़ायदा ले पाएँ। तो चलिए आइए इसी सीरीज में हम लोग बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर्स, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ टिश्यूज़ विच ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट। उस टिश्यू का नाम आपको बताना है जो ट्रांसपोर्ट करता है फूड इन प्लांट्स। यू नो दैट plant requires water and minerals from soil which is needed for the process of photosynthesis, and some other raw materials like carbon dioxide and light is absorbed from the atmosphere. तो फूड ट्रांसपोर्ट प्लांट में किस टिश्यू से होता है, तो देयर आर टू मेन कंडक्टिंग टिश्यूज आर प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी which is present in a highly organized plant, that is xylem and phloem. Means xylem and phloem both are considered as conducting या transport tissues in higher plants. So the main function of xylem is to absorb water and minerals from the soil and transport it to the various parts of the plant body, whereas another tissue which is called as phloem, this phloem helps to transport the synthesized food by the process of photosynthesis, and this tissue transport the synthesized food upwards as well as downwards, both in the directions. And so answer is going to be as phloem. फूड इन प्लांट को ट्रांसपोर्ट करने वाला कौन है? फ्लोएम, बिकॉज सिंथेसाइज्ड फूड को अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों दिशा में ले जाने का काम करता है फ्लोएम। तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्लोएम। याद रखें, इससे और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिसमें और एक ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस है, लेकिन स्पेशली इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा वो होगा फ्लोएम। तो आइए इसको लिख लेते हैं, PHLOEM विल बी द आंसर, दैट इज फ्लोएम।
वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट इज carried by या transport by with the help of xylem tissues, because I have already explained in the topic that xylem absorb water and minerals from the soil and transport it to the various parts of the plant body. So the answer will going as xylem. ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, जहाँ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी वहाँ आपको दी जाएगी. What substance या substances are transported by plants by xylem and tracheids and seed tube or phloem. अब यहाँ पर उसी क्वेश्चन को दूसरी बार उल्टा करके इन्होंने पूछ दिया है कि किन सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट किया जाता है जाइलम ट्रैकिड्स के द्वारा और सीड ट्यूब या फ्लोएम के द्वारा. तो ऊपर मैंने बता दिया कि जाइलम एंड ट्रैकिड्स क्या ट्रांसपोर्ट करेंगे, वाटर एंड मिनरल्स मीन्स H2O प्लस मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे. वेयर एज सीड ट्यूब और फ्लोएम जो हैं वो सिंथेसाइज्ड फूड या फूड इन प्लांट्स भी लिख सकते हैं, सिंथेसाइज्ड फूड लिख सकते हैं. और इनका फूड जो होगा वो सिंपल शुगर के फॉर्म में बना होगा, विच जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है रॉ मटेरियल्स के द्वारा. विच ऑर्गन एक्ट एज अ पंप इन द सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स इन आवर बॉडी which organ act as a pump in the circulatory system. Circulation means transportation of various substances from one cell to another cell या one organ to the all organs. So that is we know that very well. The circulatory system में हमारा heart act as a pump which pumps the blood to the all parts of the body, and so it is called as pumping system of our circulatory system. Which organ act as a pump in the circulatory system? The answer will become heart, because it pumps the blood and after that blood is carried to the different types of vessels and reaches to the other cells of our body. So the next question will be veins and arteries carry blood. Which of these carry blood? मीन्स वेन्स और आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन उनमें से वो कौन सी वेन्स या आर्टरीज जो हैं वो ब्लड को कैरी कर जाती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट एंड बैक टू द हार्ट. अभी मैंने आपको बताया ऊपर वाले एक्सप्लेनेशन में कि हार्ट एक्ट एज अ पंपिंग सिस्टम ऑफ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम ड्यू टू विच the pumps blood, the blood which is going to be pumped with the help of heart is carried by the different types of vessels. These vessels are referred as arteries and veins. So the pure blood या oxygenated blood or the blood that is rich in oxygen is called as pure blood, and this pure blood is carried with the help of arteries. And when blood is going to be pure या oxygenated, this pure blood is carried with the help of arteries, and after purification this pure blood is away from the heart. means जब blood pure हो चुका है और pure blood को पंप कर दिया गया हमारे हार्ट से, तो ये प्योरीफाइड ब्लड जो है वो आर्टरीज के थ्रू होते हुए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचाया जाएगा, जो कि कैरी किया जाएगा किसके थ्रू? आर्टरीज के थ्रू. तो अवे फ्रॉम द हार्ट मीन्स हार्ट से दूर ले जाने का काम जो है वो हमारी आर्टरीज करती हैं. लिख लेते हैं ARTERIES. आर्टरीज की हिंदी होती है धमनियाँ, और धमनियों का काम होता है शुद्ध रक्त को शरीर के दूसरे सेल्स या कोशिकाओं तक पहुंचाना, जिनसे हर एक सेल्स को प्यूरिफाइड ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवेलेबल हो पाए. इसी अवेलेबिलिटी के थ्रू डिफरेंट टाइप्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है हमारी सेल्स और हमारे ऑर्गन सिस्टम के थ्रू. अब आर्टरीज का काम हो गया
शरीर से दूर या डिफरेंट सेल्स तक ऑक्सीजनेटेड या प्यूरिफाइड ब्लड को पहुंचाना। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी होने के दौरान जो बने हुए मेटाबोलाइट्स या वेस्ट होते हैं उनको, या जो ब्लड इम्प्योर हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है, उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से या हर सेल्स से कलेक्ट करके वापस हार्ट के पास फिर से लाया जाता है। उनको पंप करके भेज दिया जाता है लंग्स में, जहाँ पर लंग्स में वो फिर से ऑक्सीजनेटेड की जाएंगी। एंड दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय मोस्ट ऑफ द वेन्स, दैट इज VEINS। सो द करेक्ट आंसर विल बी वेन्स। तो ये समझ आया कि आर्टरीज ऑलवेज कैरी प्योरीफाइड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट एक एक्सेप्शन है, वो आपको बाद में बताएंगे। और बैक टू द हार्ट जो ले जाती हैं वो हमारी होती हैं वेन्स, और इन वेन्स के थ्रू इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस फिर से हार्ट के पास लाया जाता है, उसको पंप करके शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट, वेयर डज ब्लड एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। पिछले वीडियोज़ में जो लोग नहीं देखे हैं उनको प्लेलिस्ट में अवेलेबल है वीडियो, वो जाके वहाँ देखें। वेयर डज ब्लड एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, पिछले वीडियोज़ में एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया था कि देयर आर न्यूमरस इन नंबर which is called as alveoli. These alveoli are air-filled balloon-like structure which is present in the lungs. A pair of lungs is situated below the thoracic cavity, and यहाँ पर आप देखेंगे कि न्यूमरस एयर फिल्ड स्ट्रक्चर जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं, और इन्हीं एल्वियोलाई के थ्रू ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, बिकॉज these alveoli are the exactly site for the exchange of gases. So यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा alveoli, alveoli। तो ध्यान से समझते रहें कॉन्सेप्ट को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिनसे सारी वीडियोस उन लोगों तक ज़रूर अवेलेबल हो पाए जो लोग अभी भी इससे जुड़े नहीं हैं। नेक्स्ट, व्हाट स्टॉप्स ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड्स थ्रू द हार्ट। तो इसके लिए भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था, लेकिन यहाँ पर नहीं आपको ज़्यादा मिलेगा। फिर भी आप देखें कि आवर हार्ट हैज़ 4 chambers, 2 upper chambers which is comparatively smaller in size, that is called as atria या atrium, and the lower 2 chambers are usually larger in size which is called as ventricles। तो 2 chambers ऊपर हो गए और 2 chambers नीचे हो गए, जिसको हम लेफ्ट और राइट एट्रियम कहते हैं और लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो इनमें जो सर्कुलेटेड ब्लड है, जो पंप्ड ब्लड है, वो कहीं वापस दूसरे चैम्बर में, मीन्स एट्रियम से उतरा वेंट्रिकल में गया, कहीं वेंट्रिकल से फिर एट्रियम में न चला जाए, जिसके वजह से इस बैक फ्लो मूवमेंट ऑफ वाटर को रोकने के लिए, ब्लड को रोकने के लिए हमारे हार्ट में कुछ वाल्व्स पाई जाती हैं, जिनको हम बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व्स बोलते हैं। तो ये वाल्व्स मेनली क्या होता है, ये ब्लड के बैक फ्लो को रोक देती हैं, जिसके वजह से हमारा ब्लड दूसरे चैम्बर से पहले चैम्बर में वापस नहीं जा पाता है। मीन्स एक बार प्योरीफाइड ब्लड होके आया तो वापस वो दूसरे चैम्बर में नहीं जा पाता है। इसको रोकने का काम हमारी वाल्व्स करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, नेम लार्जेस्ट आर्टरी एंड लार्जेस्ट वेन इन आवर बॉडी। सो please pay very attention here, because I am going to be give explanation of this question, so you have to become concentrate and listen carefully. The largest arteries in our body is aorta and especially dorsal aorta. अगर आपको लार्जेस्ट आर्टरी का नाम पूछा है तो आपको लिखना होगा एओर्टा। एंड आप जानते हैं कि लार्जेस्ट आर्टरी है, मीन्स आर्टरी का काम है प्यूरिफाइड ब्लड को डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स और सेल्स तक पहुंचाना। तो
लार्जेस्ट आर्टरी एओर्टा, और जब इनका काम है ब्लड को पहुंचाना तो जाहिर सी बात है कि इनमें ब्लड का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि वेंट्रिकल्स से जो प्यूरिफाइड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो हमारे एओर्टा को जाता है, और एओर्टा हैज़ हाई प्रेशर एंड कंटेन प्योर ब्लड फ्रॉम दी वेंट्रिकल्स। अब ये जैसे जैसे नीचे उतरती हैं आर्टरीज, मीन्स एओर्टा नीचे जाता है, इसकी साइज़ जो होती है वो डायमीटर में कम होती जाती है, एंड दिस पम्प्ड ब्लड इज़ डायरेक्टली इनटू इट फ्रॉम द वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट, क्योंकि हार्ट से वेंट्रिकल वाले चैम्बर्स से डायरेक्ट इनको डाला गया होता है। डॉर्सल एओर्टा कैरी करता है, और डॉर्सल एओर्टा कैरी करता है जिसके वजह से इसका प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे ये नीचे उतरती हैं ये बहुत ही सारे ब्रांचेस में डिवाइड होती जाती हैं, जिससे इनका डायमीटर कम होता जाता है। और जो सबसे छोटी लिटिलेस्ट branch of the arteries means dorsal aorta is called as arterioles। एओर्टा से ही इसका नाम लिया गया है आर्टेरियोल्स। आर्टरी से भी आप रिलेटेड कर सकते हैं। तो लार्जेस्ट आर्टरी हमारी क्या है? एओर्टा है। एओर्टा में हाई ब्लड प्रेशर होता है। जैसे जैसे एओर्टा डिसेंड करती हैं, नीचे आती हैं, ये डिफरेंट और स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड होती जाती हैं, और जो स्मॉल ब्रांचेस हैं, जो उनमें सबसे छोटी ब्रांच होती है, सबसे छोटा डायमीटर कैरी करने वाला है, उसको हम लोग कहते हैं आर्टेरियोल्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया लार्जेस्ट आर्टरी, जिसमें हम लोग लिखेंगे एओर्टा, और इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और लार्जेस्ट वेन हमारी है वेना कावा। मैंने आपको बताया था, लेकिन सारे लोगों को तो ये नहीं बता पाऊँगा क्योंकि एक ही क्लास में मैं पढ़ाया था। तो लार्जेस्ट वेन हमारी है वेना कावा, और ये वेना कावा को भी मैंने बताया था कि सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा का जो मेन फंक्शन होता है, इट कैरीज ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक हेड एंड चेस्ट, राइट, एंड द इन्फीरियर वेना कावा कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द एब्डोमिनल पोर्शन या लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दैट्स वाई द लार्जेस्ट वेन विल बिकम वेना कावा एंड द लार्जेस्ट आर्टरीज विल बिकम आओर्टा। तो आप लिख लीजिए AORTA एओर्टा एंड वेना कावा। तो आपको केवल आंसर से ही नहीं मतलब होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट से भी मतलब होना चाहिए। व्हाट गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एक्सक्रीटेड बाय प्लांट्स? कौन से ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो प्लांट्स रिलीज करते हैं? तो आप जानते हैं कि कोई अगर प्रोसेस हो रही है तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ वेस्ट बनते हैं। तो प्लांट्स दो प्रोसेस करते हैं, एक स्पेशली फोटोसिंथेसिस, जिसमें अपना वो फूड सिंथेसाइज करते हैं रॉ मटेरियल्स के थ्रू, और दूसरा प्रोसेस करते हैं जब फूड बन गया तो यूटिलाइजेशन ऑफ फूड करने के लिए इनको, या ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जब होगा तभी एनर्जी मिलेगी, इसके लिए ये करते हैं रेस्पिरेशन। तो आपको याद होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस में जो इनका गैसियस वेस्ट होता है वो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऑक्सीजन, एंड जब रेस्पिरेशन होगा तो वहाँ पर जो वेस्ट गैस बनेगा उसका नाम होगा CO2। सो यहाँ पर प्लांट्स दो टाइप के गैसियस वेस्ट रिलीज़ करते हैं, दैट इज ऑक्सीजन एंड CO2। आप अगर जल्दीबाजी में इसका आंसर देंगे तो आप CO2 को भूल जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि फोटोसिंथेसिस में वेस्ट इनका निकलता है ऑक्सीजन, जो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है, जबकि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में CO2 रिलीज़ करते हैं और ये अपनी प्रोसेस कंप्लीट करते हैं एनर्जी टेकिंग का। वेयर इज़ द डर्टी ब्लड इन आवर बॉडी फिल्टर्ड? हमारे बॉडी में जो मेटाबोलाइट्स होते हैं, जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, वो ब्लड में मिल के हमारे ब्लड को डर्टी बना देते हैं, जिनके वजह से अगर इनका फिल्ट्रेशन न किया जाए तो फिर हमारे बॉडी में, हमारे फ्लूइड में, हमारे ब्लड में ये इकट्ठा होके ये ऑक्सीजन सप्लाई को भी
प्रभावित कर सकते हैं और हमारे ब्लड में ज़्यादा वेस्ट मटेरियल का कैरी होना मीन्स हमारे शरीर को बीमार बना देना और फिर हमारी बॉडी जो है वो मेल फंक्शनिंग करने लगेगी। इसलिए गॉड ने हमें अ पेयर ऑफ किडनी प्रोवाइड किया है, लेफ्ट एंड राइट किडनी, जिसके थ्रू डर्टी ब्लड फिल्टर होता है। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं किडनी, और जब ऐसा आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। किडनी इज अ बीन शेप्ड स्ट्रक्चर एंड देयर आर टू पेयर, मतलब वन पेयर लेफ्ट एंड राइट किडनी इज लोकेटेड on either sides of our abdominal cavity, and on this kidney 1.2 मिलियन, या एवरेज हम कहें, एवरेज मैं बता रहा हूँ 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन ईच किडनी। बुक में कहीं कहीं 1 to 2 मिलियन भी मिल जाता है, बट स्पेशली आप एवरेज अगर लेंगे तो 1.2 मिलियंस नेफ्रॉन्स होते हैं एक किडनी पर। नेक्स्ट वन इज नेम द प्रोसीजर यूज्ड इन वर्किंग ऑफ आर्टिफिशियल किडनी। जिनमें किडनी फेल्योर हो जाती है या उनकी किडनी अब इस लायक नहीं है कि वो डर्टी ब्लड को फिल्टर कर सके, तो फिर आप कभी कभी देखते हैं कि वो पेशेंट कहलाते हैं जिनकी किडनी फेल हो चुकी होती है। उनको एक आर्टिफिशियल मशीन पर रख दिया जाता है, जिस मशीन को हम लोग कहते हैं डायलिसिस मशीन। उनको डायलिसिस पर रखा गया है और इसलिए आर्टिफिशियल किडनी की तरह फंक्शन करने वाली मशीन या प्रोसीजर को ही हम लोग नाम देते हैं डायलिसिस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा आंसर डायलिसिस। तो एक्सप्लेनेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आप वीडियो को शेयर भी करते रहें जिससे ज़्यादा लोगों को ये मिल जाए। Next one is from the following terms choose one term which includes the other four, that is plasma, platelets, blood, RBC, WBCs। मतलब कह रहे हैं कि इन चार ऑप्शंस में से आपको एक ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिनमें बची हुई तीनों चीज़ें इंक्लूडेड हैं, शामिल हैं, या वो उसी की कंपोनेंट हैं। तो हम जानते हैं यहाँ पर कि ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू and the blood consists of different types of components, that is RBCs, WBCs and platelets। तो ब्लड का एक और पार्ट उसमें मिल जाएगा हमें प्लाज्मा। तो ब्लड मेन हो गया और इसके कंपोनेंट्स RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा होंगी। तो हम कह सकते हैं कि ब्लड हमारा वो कंपोनेंट है जिसमें ये बचे हुए चार इंक्लूड किए जा सकते हैं। So the blood is right answer for this question. And the next is out of xylem and phloem which carries materials upwards as well as downwards। अगर आपने एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दिया होगा, स्टार्टिंग में कुछ लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया था कि जाइलम और फ्लोएम का मेन फंक्शन क्या होता है। फ्लोएम को मैंने बताया था कि आफ्टर द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइज्ड फूड, द सिंथेसाइज्ड फूड इज कैरीड विद द हेल्प ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू, दैट इज फ्लोएम, एंड दिस फ्लोएम transport the synthesized food both in direction, that is upwards as well as downwards, and this special process is called as translocation। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, तो ये पूछ रहे हैं कि आउट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, फ्लोएम और जाइलम में से कौन ऐसा कंडक्टिंग टिश्यू है जो मटेरियल्स को अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड पहुँचाता है। तो हमारा हो जाएगा फ्लोएम, एंड ओनली अपवर्ड्स मूवमेंट किस में होता है, जाइलम, बिकॉज द मेन फंक्शन ऑफ जाइलम इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। और जब रूट्स से एब्जॉर्ब होगा तो ये पत्तियों तक पहुंचाएंगे जहां पर फूड सिंथेसाइज किया जाएगा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा जाइलम, राइट ऑप्शन। मीन्स ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आनी चाहिए और कॉन्सेप्ट शुड बी क्रिस्टल क्लियर। जिस तरह से मेरी आवाज़ क्रिस्टल क्लियर आ रही है
उसी तरह एक्सप्लेनेशन सुन के आपके कॉन्सेप्ट भी क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, ताकि इनसे बनने वाले क्वेश्चंस आपको उलझाऊ न लगे और आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकें, राइट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 2 liquids which help in the transport of substances in human body। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 लिक्विड्स का नाम पूछा हुआ है जो हमारे ह्यूमन बॉडी में जिस चीज़ का ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ पर 2 लिक्विड्स को आपको बताना है। तो एक लिक्विड जिसको आप जानते हैं ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड है तो ये लिक्विड में ही आएगा। तो ये लिक्विड ब्लड हो गया। और दूसरा लिम्फ। अब आप सोचेंगे कि लिम्फ और ब्लड में थोड़ा सा डिफरेंस आपको जानना चाहिए। तो ब्लड जो है वो आप जानते हैं कि ब्लड इज रेड इन कलर वाइल लिम्फ इज कलरलेस। ब्लड कंटेन RBCs whereas lymph contain WBCs which protect us against to disease। तो यहाँ पर दोनों लिक्विड्स आप नोट करेंगे। पहला हो जाएगा आपका ब्लड, BLOOD, ब्लड, एंड द सेकंड लिक्विड इज LYMPH। सिंपली आपको मैंने केवल इतना बता दिया कि लिम्फ एक कलरलेस लिक्विड है जिसके अंदर RBCs नहीं होते हैं, क्या होते हैं WBCs। और ये WBCs हमारे बॉडी को अगेंस्ट डिजीज़ बचाते हैं। ये WBCs फाइट करती हैं अगेंस्ट पैथोजेंस एंड ट्राई टू किल ऑल द पैथोजेंस एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अदर नेम ऑफ वेन, मेन वेन्स। मेन वेन का दूसरा नाम क्या है? मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक्सप्लेनेशन दिया था कि लार्जेस्ट वेन हमारी वेना कावा है। तो मेन वेन का दूसरा नाम क्या है? वेना कावा। द अदर नेम ऑफ वेन मीन्स मेन वेन इज वेना कावा। तो आपका आंसर हो जाएगा वेना कावा। एक्सप्लेनेशन आपको ध्यान से सुनना होगा, तभी आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आता रहेगा, इसलिए ध्यान दीजिए। नेम द कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ प्लांट्स विच इज मेड ऑफ सीप ट्यूब अलॉन्ग विद कंपेनियन सेल्स। अब आपको ये ध्यान से देखना है, जो लोग क्लास 9th में अच्छे से सेकंड चैप्टर टिश्यू पढ़े होंगे उनको बताया जाता है कि प्लांट टिश्यू इज आर ऑफ 2 टाइप्स, मीन्स सिंपल टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। तो परमानेंट टिश्यू में भी 2 टाइप के होते हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के 2 पार्ट होते हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम कंसिस्ट होता है ट्रैकीड्स, वेसल्स, ट्रैकीड्स, फाइबर एंड पैरेन्काइमा। जाइलम, पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। तो 4 सेल्स हो गई जिनसे जाइलम मिलकर बना हुआ होता है। उसी तरह फ्लोएम भी 4 सेल्स से मिलकर बनी होती हैं, सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन कैसे राइज किया गया है। नेम द कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ प्लांट्स विच इज मेड ऑफ सीप ट्यूब अलॉन्ग विद कंपेनियन सेल्स। तो सीप ट्यूब और कंपेनियन सेल्स हमारी आ जाएंगी, जिससे मिलकर बनेगा फ्लोएम, PHLOEM, फ्लोएम। याद रखें, कुछ लोग अगर इंटरेस्ट नहीं देंगे इस एक्सप्लेनेशन में तो MCQs किसी भी तरह से एग्जामिनर आपको चेक करने के लिए बना सकता है कि स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़े हैं या फिर केवल फॉर्मेलिटी किए हैं। इसलिए बी कंसंट्रेट ऑन योर एक्सप्लेनेशन। नेम द कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ प्लांट्स विच इज मेड ऑफ लिविंग सेल्स और डेड सेल्स। अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया कि जाइलम किससे मिलकर बना होता है और फ्लोएम। जाइलम 4 कंपोनेंट्स से मिलकर बना होता है और फ्लोएम भी 4 कंपोनेंट्स से। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि जाइलम में जो 4 कंपोनेंट्स होती हैं उनमें से 3 डेड होती हैं, केवल जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग होती है। और
दूसरे वाले पोर्शन में आप फ्लोएम को देखेंगे, जो सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा, इनमें तीनों लिविंग होती हैं, मतलब 3 लिविंग होती हैं और एक ही केवल डेड होती है। तो यहाँ पर मेजॉरिटी आपसे पूछा है किस चीज़ की ज़्यादा है, तो नेम द कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ प्लांट्स विच इज़ मेड ऑफ लिविंग सेल्स। तो लिविंग सेल्स किस में ज़्यादा है, फ्लोएम में, क्योंकि 3 पार्ट्स 3 सेल्स इसके लिविंग हैं। तो हमारा यहाँ भी आंसर होगा फ्लोएम, PHLOEM। एंड द सेकंड डेड सेल्स इसमें ज़्यादा होंगी, मेजॉरिटी इनमें से 3 डेड होंगी, एक केवल लिविंग होगी, दैट इज जाइलम। तो ये आंसर आपको इस एक्सप्लेनेशन में समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the next question is, state the term used for transport of food from leaves to other parts of the plant body। तो यहाँ पर भी मैंने इसका एक्सप्लेनेशन पहले ही दे दिया है कि आपको वो टर्म का नाम बताना है जिस टर्म के थ्रू ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वी नो दैट लीव्स सिंथेसाइज्ड the food by the process of photosynthesis, and this synthesized food is carried with the help of phloem to the upwards as well as in downwards direction, and this whole process is referred as, considered as, said to be as, known as translocation. This special process is known as translocation, and the spelling of translocation is TRANSLOCATION, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्टेशन की ही प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर स्पेशल नेम दिया जाता है इस टर्म को, ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, which process in plant is accomplished by utilizing energy from ATP transport of water and minerals or transport of food। इसमें आपको ये बताना है कि इनमें से 2 प्रोसेसेस दी गई हैं आपको। पहला क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, एंड द सेकंड वन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। पहले प्रोसेस में ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स है और दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है। विच प्रोसेस इन प्लांट इज अकॉम्प्लिश्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम ATP। इनमें से कह रहे हैं कि कौन सी प्रोसेस में ATP का इन्वॉल्वमेंट होगा, और हम जानते हैं कि उसी प्रोसेस में ATP का इन्वॉल्वमेंट होगा जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एंड हियर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन्वॉल्व्स ATP और एनर्जी। The transport of food is also known as translocation, and this translocation is referred as the special process in which synthesized food is transported to the various part of the plant body in upward as well as downward direction। तो हम देख रहे हैं कि ट्रांसलोकेशन में एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP यूटिलाइज्ड हो रही हैं, बिकॉज क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो शुगर की सिंथेसिस होती है, जो कि प्लांट का फूड है, वो लीव्स के थ्रू सिंथेसाइज्ड हुआ और ये सीप ट्यूब में लोड होगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। इस ऑस्मोसिस में आप जानते हैं कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द lower concentration with the help of semi-permeable membrane, that is plasma membrane, because plasma membrane behaves sometimes selectively permeable membrane। तो यहाँ पर ऑस्मोसिस के थ्रू बना हुआ फूड शुगर के फॉर्म में लोड होगा सीप ट्यूब में और वाटर भी एंटर करेगा, जिसके वजह से वहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा, और वहाँ का प्रेशर बढ़ेगा तो फ्लो के साथ बना हुआ शुगर सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंच जाएगा, जिसके वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोसेस हमारी होगी ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, जो रिक्वायर करेगी एनर्जी, दैट इज ATP। तो हम आंसर लिखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड requires energy, and this energy in the form of ATPs।
नेम 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो एक आप देख सकते हैं कि ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है, तो ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाएगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें लिम्फ मैंने बताया कि दैट कैरीज WBCs and these WBCs fight against with the germs and protect our body from disease। तो एक सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया और दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम LYMPHATIC लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये हो गया आपका आंसर इसमें, सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम अ वेस्ट गैस रिलीज्ड बाय द प्लांट्स ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम एंड ओनली ड्यूरिंग द नाइट टाइम। मीन्स दो प्रोसेसेस होंगी, एक ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम एंड दूसरी प्रोसेस ओनली नाइट टाइम। तो कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो ओनली द डे टाइम होगी? मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वी नो दैट सनलाइट helps in the process of photosynthesis and sunlight is available in the only daytime। so अगर photosynthesis होगी दिन के समय केवल और केवल, तो हमारे पास मीन्स photosynthesis की प्रोसेस में जो वेस्ट गैस रिलीज होती है दैट इज ऑक्सीजन, and oxygen in the molecular form represented as O2। तो ये ऑक्सीजन डे टाइम में रिलीज हो गई एज अ वेस्ट गैस बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट टेक्स प्लेस ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम एंड ओनली ड्यूरिंग द नाइट टाइम। नाइट टाइम में आप देखेंगे कि जो सिंथेसाइज्ड फूड है उसका ऑक्सीडेशन होता है, मीन्स बर्निंग ऑफ फूड होती है, तो प्लांट्स को एनर्जी भी मिलती है, जिस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन। एंड रेस्पिरेशन में जो वेस्ट गैस है दैट इज कॉल्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी रात के समय प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। दैट्स वाई वी आर एडवाइज्ड टू डू नॉट स्लीप इन द नाइट टाइम अंडर द शेडेड ट्री। रात के समय हमें पेड़ों के नीचे बिस्तर लगा के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और ये हमारे लिए हार्मफुल होगी, जिसके वजह से हमें एडवाइस किया जाता है कि नहीं सोना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नेम द एनिमल्स हैविंग सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड अनदर हैविंग डबल सर्कुलेशन। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। नेम द एनिमल्स हैविंग सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड अनदर हैविंग डबल सर्कुलेशन। यहाँ पर आपको दो ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है। एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जहाँ पर सिंगल सर्कुलेशन होता है, और दूसरे क्वेश्चन वही है, दूसरा पार्ट है डबल सर्कुलेशन परफॉर्म करने वाले एनिमल्स का नाम बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है। अ सर्कुलेटरी सिस्टम in which the blood travels twice through the heart in one complete cardiac cycle या cycle of the body is called as double circulation before reaching to the cells। means cells तक पहुंचने से पहले ब्लड अगर हार्ट के थ्रू होते हुए 2 टाइम्स सर्कुलेट होता है तो इसे हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन, और एक बार अगर हार्ट से वो पंप होके पहुंच जाता है तो वहाँ पर होगा सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन की अगर हम बात करें, लाइक द फिश हैज़ 1 हार्ट एंड दिस हार्ट हैज़ 2 चैम्बर्स, दैट इज ओनली 1 एट्रियम एंड अनदर 1 इज वेंट्रिकल्स। इन्हीं हार्ट के चैम्बर्स मतलब 2 ही चैम्बर्स हैं, एक एट्रियम एक वेंट्रिकल। इनके पास कोई लंग्स नहीं होती हैं,
इनके पास गिल्स हैं ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए, तो हम देख सकते हैं कि गिल्स हैज़ टू बी वर्क एज अ ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड. द heart pumps deoxygenated blood to the gills, whereas this oxygenated blood means deoxygenated blood reaches to the gills, where oxygen is added to these deoxygenated blood and makes the blood pure, and it is supplied to the rest of the body where metabolic activities are taking place, and in return they produces carbon dioxide, and this टर्न मीन्स दिस बैक्स टू द गिल्स, एंड फिर ये गिल्स के पास आ जाता है और वहाँ पर फिर से ऑक्सीजनेटेड किया जाता है. तो आप देख सकते हैं कि एक ही बार इसमें सर्कुलेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हो गया सिंगल सर्कुलेशन के एग्जाम्पल में आप इसको लिखेंगे फिश. सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड परफॉर्म करेगा फिश. 2 चैम्बर्स हार्ट में इनके पाए जाते हैं, 2 चैम्बर्स, जबकि इनके अतिरिक्त 3 चैम्बर्स और 4 चैम्बर्स वाले एनिमल्स जो होंगे उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग वेन्स और आर्टरीज के थ्रू कैरी किया जाएगा, और आप देखेंगे कि यहाँ पर सर्कुलेशन 2 टाइम्स होता है. एक बार पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वेन्स के थ्रू कैरी करके, जो कि हार्ट में जाता है, और हार्ट से पंप होके ब्लड फर्दर ऑक्सीजनेशन के लिए कहाँ जाता है, लंग्स से. फिर लंग्स से हार्ट में आता है और हार्ट से फिर सेल्स तक पहुँचता है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है, एक बार पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरी बार सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जिसके वजह से इसको हम लोग कहते हैं डबल सर्कुलेशन. एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से पंप कर दिया जाता है लंग्स तक ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए. जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है तो वापस वो हार्ट तक आता है और फिर वहाँ से उसे पंप किया जाता है, जिसके वजह से वो रेस्ट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुँचता है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है. तो 2 बार सर्कुलेशन किस में हुआ, ह्यूमन बींग्स में, फ्रॉग में. तो यहाँ पर हम लोग ह्यूमन बीइंग्स एंड फ्रॉग भी लिख सकते हैं. तो ये रहा सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. इसमें आपको बताना है कि सेंटेंसेस जो दिए हुए हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स. सम ऑर्गेनिज्म स्टोर्स वेस्ट्स इन बॉडी पार्ट्स. तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, हम लोग हैं, जो वेस्ट को बॉडी पार्ट्स में स्टोर तो करते हैं लेकिन परमानेंटली नहीं. जब समय समय से इनको एक्सक्रीट करना और रिलीज़ करना भी ज़रूरी होता है. सो दिस स्टेटमेंट इज़ गोइंग टू बी एज ट्रू बिकॉज many organisms stores waste substances in body parts. The value of systolic pressure is always lower than that of diastolic pressure. इस क्वेश्चन को जरा आप ध्यान से समझें कि what is systolic pressure and what is diastolic pressure. Systolic pressure आप जानते हैं कि the pressure at which blood या oxygenated blood या the blood which is rich in oxygen is pumped या carried with the help of arteries. तो arteries में जब blood purified होता है, means purified blood, oxygenated blood जब arteries के थ्रू contain किया जाता है तो उसमें contraction होता है, means blood का pressure ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है. systolic pressure, तो systolic pressure always ज़्यादा होगा न कि लोअर होगा. और डायस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जिसमें हमारी वेसल्स मीन्स वेन्स रिलैक्स हो जाती हैं. क्योंकि वो वापस ला रही होती हैं, उनमें कोई भी इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि दीज वेन्स कंटेन डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड
विच इज़ कॉल्ड एज डायस्टोलिक प्रेशर। तो आप जानते हैं कि सिस्टोलिक प्रेशर में कॉन्ट्रैक्शन होगा, सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरीज एंड डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन ऑफ द वेन्स मीन्स वेसल्स। तो कभी भी सिस्टोलिक प्रेशर हमेशा ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द डायस्टोलिक प्रेशर, दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा फॉल्स। सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा होगा जबकि डायस्टोलिक प्रेशर कम होगा। एंड द नेक्स्ट इज नेम द टू पार्ट्स ऑफ अ प्लांट थ्रू विच इट्स गैसियस वेस्ट प्रोड्यूस और प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड इनटू द एयर। प्लांट में पाए जाने वाले उन दो पार्ट्स को मेंशन करना है यहाँ पे जिसके थ्रू गैसियस वेस्ट रिलीज होते हैं इनटू द एयर में। तो आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज्ड हो गई रहती है और इनके टर्न में या इनके बदले में जो वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट के लिए वो रिलीज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन एंड दिस gas exchanged with the help of stomatas which are present in the leaves। तो एक बार तो एक स्टोमेटा से रिलीज हो गई एंड these stomatas are present on the lower surface of the leaves and the second part जब मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन के बारे में मीन्स जो वेस्ट सब्सटेंसेस या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो ऊडी पार्ट ऑफ द प्लांट्स में लेंटी सेल्स होते हैं। जगह जगह पर स्टेम्स में ब्रेकिंग हो जाती है, उभार हो जाते हैं जिनको हम लोग कहते हैं लेंटी सेल्स। तो विद द हेल्प ऑफ दीज लेंटी सेल्स प्लांट्स रिलीजेस द वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द एयर। तो दो पार्ट्स हो गए, एक स्टोमेटा और दूसरा लेंटी सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस टू द ग्लूकोज which enters the nephron tubule along with the filtrate। मीन्स जो हमारी किडनी है वहाँ पर आप देखते हैं कि डर्टी ब्लड को प्यूरिफाइड किया जाता है। इन चीज़ों में ग्लूकोज और ढेर सारे सब्सटेंसेस, मिनरल्स और कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जो कि इनके साथ जा रहे होते हैं, बाहर निकल रहे होते हैं। तो इनको फिर से क्या किया जाता है, रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो वही पूछा है कि क्या होता है ऐसे ग्लूकोज का जो नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स में एंटर कर जाते हैं फिल्ट्रेट के साथ। तो आप लिख सकते हैं रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो मैं यहाँ पर एक शब्द केवल लिख दे रहा हूँ रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है ज़्यादा। तो आप इसके आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। रीएब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज। नेक्स्ट वन इज नेम द टू वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी विच आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी सेल्स। नेम द टू वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो हमारे लिए और ह्यूमन बॉडी में जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, एक तो रेस्पिरेशन के दौरान बनने वाला वेस्ट सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ गैस दैट इज CO2। तो पहला वेस्ट तो हमारा हो गया CO2 एंड सेकेंड वेस्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम में आप देखते हैं कि रेस्पिरेशन के दौरान ही बनने वाला दूसरा जो है वो है वाटर, और ये वाटर हम कह सकते हैं रिच इन यूरिया। तो हम यूरिया को लिख सकते हैं यूरिया। Urea and CO2 are the waste product which are produced in the body cells, right? Next page, next question.